Good morning, student. We have already seen the land use in India, and in this video lectures, we are going to study land use pattern in India. Then after land degradation, their causes and their conservative measures. So स्क्रीन के ऊपर में आप एक रिपोर्ट देख रहे हो जो कि 1960-61 की है और 2008-2009 की। तो ये जो पहला पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये 1960-61 की रिपोर्ट को शो कर रहा है और दूसरा पाई चार्ट ऑफकोर्स 2008-9 की रिपोर्ट को। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे इंडिया में लैंड यूज पैटर्न को शो करती है। तो जैसे कि हम इसको देखें तो हमें क्या समझना है कि पहले हमारे इंडिया में 1960-61 के दौरान फॉरेस्ट कवर कितना था और बाद में 2008-9 में उसमें क्या बदलाव हुआ। वैसे ही बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड पहले कितनी थी और 2008-9 में वो कितनी हो गई। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कितना था और उसके बाद में उसमें क्या ग्रोथ हुई या डिक्लाइन हुई, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। और उससे हमें पता चलता है कि आज इंडिया की स्थिति, मतलब कंडीशन, डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, तो किस टाइप की डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे है और किस टाइप की डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है। इन सभी चीज़ों का हमें इस फिगर से पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कवर इन द ईयर ऑफ 1961 had 18.11% और जो कि 2008-9 में 22.78% है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे ग्रोथ रिकॉर्ड की थी। तो हो सकता है कि भारत सरकार ने ये फॉरेस्टेशन स्कीम चलाई, ये फॉरेस्टेशन करने के कारण ही इस ग्रोथ को हम अचीव कर पाए थे। फिर भी जो एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए हमें, वो 33% का फॉरेस्ट कवर हमारी इंडिया में होना चाहिए टोटल लैंड पे। जब हम बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करते हैं जो कि अन फर्टाइल नहीं होती है और वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते, तो ये 12.01% की पहले, जो कि घट के ये 8.61% होगी। इसका मतलब हमने इरिगेशन टेक्नोलॉजी को या बाकी टेक्नोलॉजी को जो कल्टीवेशन के लिए आवश्यक हो या नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हमने शायद इस लैंड को यूज़ किया हो, इसलिए ये जो परसेंटेज वैल्यू है यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस अदर देन एग्रीकल्चरल, जो भी फील्ड है जैसे इंडस्ट्री के लिए लैंड को यूज़ करना या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को असेंबल करने के लिए जो लैंड का रिक्वायरमेंट होता है, वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में वो लैंड आती है। तो इसका परसेंटेज पहले 4.95% था, जो कि बढ़ के ये 5.57% हो गया। तो इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डेफिनेटली हुई है। और आप बोलते हो हमेशा कि सर ये दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, क्योंकि हमारी जो आबादी है इतनी स्पीड से बढ़ रही है, उसके कारण ये जो बदलाव हो रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ हियर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो जो हमारे जानवर होते हैं, कैटल्स वगैरह होते हैं, तो उनको ग्रेजिंग करने के लिए जो प्लेन एरिया होता है, ग्रासलैंड होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया गया था 4.71%, जो कि 2008-9 में 3.38%। तो यहाँ पे बड़ा ये चिंता का विषय है कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कैटल्स जो जानवर होते हैं उसको काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और उसी का जो लैंड एरिया है यहाँ पे आपको डिक्लाइन रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। तो इसका जो एरिया है 1.50% था
जो कि ये भी कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 1.11%। एंड देन आफ्टर कल्चरल वेस्टलैंड, अलग से जो कल्चरल वेस्टलैंड होती है उसका परसेंटेज अगर देखो आप तो 6.23 था पहले, जो अभी कम हो के 4.17 हो गया। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत है कि यहाँ पे हमने, जैसे पहले भी मैंने बात की है कि ये सब टेक्नोलॉजिकल हाउ एंड नो के कारण ही होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से समझा भी है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉलो अदर देन करंट फॉलो एंड नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया में भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा नेट सोन एरिया ग्रो होने के कारण हमारे यहाँ पे जो फूड फूड ग्रेन्स है आ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। और उसके कारण हम जो फूड सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो आज के डेट में हम हमारे मतलब दूसरे कंट्री के ऊपर में उतने डिपेंड नहीं हो कि यहाँ पे जितना हमें अनाज चाहिए उतना सफिशिएंट हम क्या कर लेते हैं, हमारे ही लैंड में से प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो हमें ये समझना है यहाँ पे ये इस फिगर को देखने के बाद में कि ये जो लैंड है, जैसे फॉरेस्ट लैंड की बात की हमने, बैरन लैंड की बात की, तो ये अलग अलग लैंड को यूज यूज कर जब हम करते हैं तो वो कौन से फैक्टर होती है, जिन फैक्टर की वजह से इस लैंड का जो यूजिंग प्रपोर्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट देखा जाता है। तो देयर आर द टू फैक्टर्स, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। So when we talk about the physical factors, the factors are topography, climate, soil। so topography का मतलब क्या होता है, तो टोपोग्राफी को अगर आप समझना चाहो तो द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड टोपोग्राफी। मतलब पूरे भारतवर्ष को हम देखें तो भारत में अलग अलग रिलीफ्स को पाया जाता है, लैंड रिलीफ को पाया जाता है, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स और अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट पाई जाती है। तो इनका जो मैपिंग होता है तो ये काफ़ी हद तक किसी भी लैंड को यूज़ करने में मतलब अपना रोल प्ले करते हैं। हिल वाले एरिया में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा या वहाँ पे कल्टीवेशन करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे रोड, हाईवेज या जो बाकी फैसिलिटीज़ होती है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि ऐसे टोपोग्राफिक एरिया में कोई व्यक्ति सेटल नहीं होना चाहेगा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस को उसको फेस करना होता है। और जहाँ तक हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का भी वैसा ही है। हमारे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। जैसे इंडिया में मानसून क्लाइमेट पाया जाता है, राइट। तो मानसून क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल होता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है। और इसीलिए देखो, जहाँ पे भी मानसून वाला एरिया है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में सॉइल फैक्टर, तो सॉइल भी अलग अलग टाइप की पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे पाई जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का रॉक पैटर्न कैसा है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक से उस टाइप की अलग टेक्सचर में सॉइल फॉर्म होती है। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अलुवल सॉइल फॉर्म होती है। तो जब हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो वहाँ पे बस इग्नियस रॉक की वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। तो हिल वाले साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो एक्चुअली लैटराइट सॉइल, अलुवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है जब हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे एरिया में कोई भी सेटल होना पसंद करेगा, क्योंकि जहाँ की सॉइल इतनी
अच्छी फर्टाइल है तो वहाँ पे बहुत अच्छे क्रॉप भी आएंगे, और क्रॉप आएंगे तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी चलेगी, और उससे अर्निंग अच्छी होंगी तो उनकी लाइफस्टाइल में भी सुधार आएगा। तो आपको यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर है, टोपोग्राफी में सभी चीज़ें आती है, जिसमें हम लैंड रिलीफ की बात करेंगे और कुछ ह्यूमन सेटलमेंट की, आर्टिफिशियल सेटलमेंट की भी बात करेंगे। तो ये फैक्टर होते हैं। और क्लाइमेट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो कि एक आधी जगह पे दिन भर बारिश होती हो, होल डे बारिश होती हो, और रात में बहुत ज़्यादा मतलब हीट रहती हो, तो ऐसे एरिया में क्या आप रहना पसंद करोगे, या अपना जो भी मतलब इंडस्ट्री लगाना, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करना पसंद नहीं करोगे आप वहाँ पे। तो इसीलिए हम क्लाइमेट भी मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने फेवरेबल कंडीशंस को यहाँ पे चॉइस करता है उसके हैबिटेशन के लिए। सो ये हम यहाँ पे इनडायरेक्टली यही बोलेंगे कि फिजिकल फैक्टर को जब हम चॉइस करते हैं तो हमारे हैबिटेशन के लिए एक्चुअली हमको वो चॉइस करना होगा। सो द नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन फैक्टर। एंड ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एंड देन आफ्टर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो देखो एक किसी भी एरिया में, जिस एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी अच्छी हो, उसी एरिया में बाहर से भी लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे मार्केट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो सबके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं। अगर किसी एरिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ना हो, या टेक्नोलॉजी ना हो, तो टेक्निकली वो कैपेबल ना हो, तो उस एरिया में जाके हम सर्वाइवल नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि अभी एमआईडीसी वाला एरिया, तो एमआईडीसी वाले एरिया में लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब टेक्नोलॉजी है, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे मैन फोर्स की ज़रूरत है, और इसीलिए वहाँ पे लोग अलग अलग एरिया से आते हैं और वहाँ पे सेटल होते हैं। और कल्चर और ट्रेडिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कल हाँ, हर कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, और इसीलिए वो लोग हमेशा मतलब यही सोचते हैं कि सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन वाले लोग एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो these are two factors, physical factors and human factor, which decides the use of land, the use of land use pattern in India actually. So let's see our next topic, that is land degradations and the conservation measures of that land degradation. So जो लैंड डिग्रेडेशन होना मतलब, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि हमारे जो अर्थ है हमारी, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर में 29% लैंड है, और हमारे इंडिया के पास में इसमें से 2.4% लैंड है। कितने? 2.4% लैंड। अभी इस लैंड का डिग्रेडेशन होना मतलब क्या है? जो लैंड आपके पास में, उसके क्वालिटी में अगर डिक्लाइन होती है, उसकी क्वालिटी मतलब नेचुरली वो जैसी है वैसी नहीं रहना, उसमें कुछ बैड चेंजेस हो जाते हैं, वो पॉल्यूट हो जाती है। जैसे एक आधी लैंड है, जिस लैंड पे आप आसानी से घर बना सकते हो, लेकिन किस कारणवश वहाँ पे आप घर नहीं बना सकते, इसकी मतलब घर बनाने की जो क्वालिटी है उस लैंड की, उसमें डिक्लिनेशन हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिग्रेड हो रही है। अगर एक आधी जगह पे आप कल्टीवेशन करना चाह रहे हो, कोई क्रॉप लेना चाह रहे हो, लेकिन उस लैंड में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ मतलब न्यूट्रिशंस या मिनरल्स की डिफिशियंसी होने के कारण वहाँ पे आप प्रॉपरली कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे, मतलब पहले उसमें वो क्वालिटी थी लेकिन आज के डेट में वो क्वालिटी ना होना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम यहाँ पे, आपको वर्ड याद रखना है, क्वालिटी। जब लैंड की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो ये जो चेंजेस होती है इसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो ये लैंड डिग्रेडेशन
के कारण कौन कौन से, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें पहला है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो और भी आपको आपके मन से कुछ इसमें ऐड करना है, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की है कि किसी लैंड की क्वालिटी को ख़राब करती हो, ऐसे एग्जांपल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो आपको पता ही है, जहाँ पे मतलब फॉरेस्ट होते हैं तो फॉरेस्ट में अलग अलग वेराइटी की बहुत ही डाइवर्स वेजिटेशन होता है, और ट्रीज प्लांट अपने रूट से सॉइल को मतलब होल्ड करते करके रखते हैं। और जब ये डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो ये पूरी लैंड ओपन हो जाती है, और उसके बाद में उसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब कम होना शुरू हो जाती है, मतलब क्वालिटी हम बोल सकते हैं। वैसे ही ओवर ग्रेजिंग है, तो ओवर ग्रेजिंग में भी वैसा ही होता है। जब हम हमारे जानवर्स को, कैटल्स को किसी ग्राउंड में ग्रेज करवाते हैं, तो जानवर कोई मतलब वेल सिविलाइज तो नहीं होते, उनको ये पता नहीं होता है कि जाना है वहाँ पे और घास को मतलब बहुत ही अच्छी तरह से काटना है और बाद में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है। अगर जानवर ये सब चीज़ें करते तो शायद लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। लेकिन जब एक ही जगह पे आप बार बार उन कैटल्स को, जानवर को ग्रेजिंग करवाओगे, तो वो क्या करते हैं, ग्रास को मतलब अपलिफ्ट करते हैं, अप्रूट कर लेते हैं। तो अप्रूट करने के कारण होता है कि रूट के साथ में ही वहाँ की जो सॉइल होती है वो उखड़ सी जाती है। तो इस वजह से वो जो मतलब जो मूवमेंट हो जाती है सॉइल पार्टिकल्स में, उसके कारण भी ये डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग, माइनिंग पता ही है आपको। तो माउंटेन एरिया में वगैरह जो माउंटेन माइनिंग चलती है, तो माइनिंग के कारण भी मतलब बहुत ज़्यादा लैंड का नुकसान होता है, और लैंडस्लाइड जैसी जो इंसिडेंट्स होते हैं वो उसके ही रीज़न माने जाते हैं। ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन करने से भी जो टॉप सॉइल होती है वो रन ऑफ हो जाती है। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती है, और वो बाद में लैंड के ऊपर में डिपॉजिट होने के कारण जो इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का, वो प्रॉपरली होता नहीं। तो इसके बहुत सारे मतलब बैड इम्पैक्ट भी है। तो ये सब रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लो कि आपको पढ़ना नहीं आता है, तो क्या करना होगा, पढ़ने की कोशिश करनी होगी आपको, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन का आपको ये फॉरेस्टेशन करना होगा। अगर आपने जंगल को साफ किया है तो जंगल लगाने होंगे आपको। अगर ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेड हो रही है, तो आपको उसका मैनेजमेंट करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस लैंड में आपको कैटल्स को, जानवर को ग्रेजिंग करवाना है और नहीं करना है, और किस समय तक करना है, और वहाँ की जो ग्रास क्वालिटी है या फोडर क्वालिटी है वो कैसी रखनी है। तो उसमें कुछ आपको टेक्नोलॉजी की भी मदद ले सकते हो आप। बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स अभी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, डेवलप कर लिए, तो उनकी भी मदद ली जा सकती है। ओवर इरिगेशन को भी हम स्प्रिंकलर जैसे, ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्निक के थ्रू ओवर इरिगेशन को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। माइनिंग जैसे एक्टिविटीज़ को हम रेगुलेट कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, और लॉज के थ्रू माइनिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जिस एरिया में होती है, वो वहाँ पे हम माइनिंग को बैन कर सकते हैं। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी हम रेगुलेटिंग पॉलिसीज़ के थ्रू इसको रोक सकते हैं। हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसके रूल्स ऐसे होने चाहिए कि ये कम से कम पोल्यूटेंट को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़े। और ऐसे जो बैरन लैंड्स है वहाँ पे हम थॉर्नी बुशेस को वगैरह ग्रो कर सकते हैं, या प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट को हम ग्रो कर सकते हैं, तो जिसके कारण जो हमारी लैंड डिग्रेड होती है उसको रोका जा सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स अबाउट दैट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में क्या दिया है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा।
So we have shared our lands with the past generation and we'll have to do so with the future generation. देखो जैसे हम इस लैंड पे ड्वेलिंग कर रहे हैं और हमारी अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही पास्ट में बाकी जनरेशन ने भी इसी लैंड को यूज़ किया है और आने वाली जनरेशन भी इसी लैंड को यूज़ करेंगी। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात होगी कि इसी लैंड पे जो पास्ट वाली जो जनरेशन है उन्होंने भी एक ड्वेलिंग किया और बाकी एक्टिविटीज़ की, हम भी कर रहे हो, आने वाली जनरेशन करेंगी। तो इस लैंड में है कि ऐसा क्या है, हमने किसी ओशन में या वाटर बॉडी में ये सब क्यों नहीं किया, तो इसका भी कुछ कारण ही होगा। तो देखते इसका कारण क्या है। 95% ऑफ और बेसिक नीड, ये इसका कारण है कि हमारी जो 95% बेसिक नीड्स है, जैसे कि खाने की, फूड, शेल्टर, रहने की, क्लोथिंग दैट इज़ पहनने की, ये सब चीज़ें हम लैंड से ही मतलब हमें प्राप्त होती है और लैंड से ही इसको सेटिस्फाई किया जाता है हमारे नीड्स को। तो ये कारण है। Third thing is human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to our land। और इस चक्कर में हमारी ये जो 95% जो नीड्स है जो हम लैंड से पूरा करते हैं, तो इस चक्कर में हमने बहुत हद तक लैंड को डिग्रेड किया है और लैंड डिग्रेड होने के जो फैक्टर्स है, उसकी पेस, उसकी जो स्पीड है, उसको भी हमने मतलब क्या किया, एनकरेज किया, उस स्पीड को भी हमने बढ़ाया है। एज एन एजेंट हमने काम किया कि वो स्पीड बढ़ी है। जैसे नेचुरली एयर विंड से डिग्रेडेशन होता है या वाटर से डिग्रेडेशन होता है, लेकिन नेचुरली कोई कल्टीवेशन तो होता नहीं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। तो हमने हमने मतलब जो हमारी फॉल्टी कल्टीवेशन मेथड्स है उसके कारण भी हमने लैंड को डिग्रेड किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसके कारण लैंड डिग्रेड देखने को मिलती है आपको। At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India। अगर प्रेजेंट की बात करते हो तो टोटल इंडिया में 130 मिलियन हेक्टर्स लैंड डिग्रेडेड है। तो जैसे कि 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टोटल लैंड है हमारे इंडिया में, उसमें से 130 मिलियन हेक्टर्स लैंड डिग्रेडेड है, मतलब कर चुके हम डिग्रेडेड। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड फायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। जैसे हमने पहली स्लाइड में ये सब चीज़ें अलग से लिखी थी और इसको समझा था। तो दीज आर द कॉजेस वाई द लैंड डिग्रेडेशन फाउंड इन इंडिया। In states like MP and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation। एमपी उड़ीसा जैसे स्टेट में जो लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है बहुत बड़े लेवल पे, तो इसका कारण माइनिंग को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स होने के कारण माइनिंग की जाती है और माइनिंग के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटल्स, जानवर पाए जाते हैं और यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी तरह से की जाती है। तो उसके कारण जानवर को पालने के लिए, कैटल्स को फीड करने के लिए उनको ग्रेजिंग करवाना होता है। एक ही लैंड पे बार बार ग्रेजिंग करवाने से यहाँ पे बहुत ग्रेजिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होने से लैंड डिग्रेड हो रही है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज़ ओवर इरिगेशन कॉजेज टू लैंड डिग्रेडेशन। अब ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है वो इंडस गंगा प्लेन में आता है, राइट, हम गंगा प्लेन ही बोलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है और एक प्लेन वाला एरिया है। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने के कारण, ओवर इरिगेशन के कारण लैंड का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो हम इस पाई चार्ट से ये समझेंगे कि ये 2000 की ये रिपोर्ट है कि हमारी इंडिया में वेस्टलैंड कितना है। वाटर इरोडेड एरिया की अगर हम बात करें तो ये 56% है टोटल वेस्टलैंड में से। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया हमारे यहाँ पे आपको 28% देखने को मिल जाएगा।
सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, मतलब साल्ट और जो केमिकल वाली लैंड है जिसके कारण वो ख़राब हो चुकी है, वो 6% आपको देखने को मिलेंगी। और विंड इरोडेड एरिया, जहाँ पे हवाएं इतनी चलती है कि वहाँ पे कुछ करना पॉसिबल ही नहीं, तो वो आपको 10% लैंड मिल जाएंगी। तो 2000 तक ये हमारी स्थिति है। अभी हम 2020 में सर्वाइवल कर रहे हैं, तो ये फिगर्स आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगे। सो देखते हैं कि मिनरल प्रोसेसिंग लाइन लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन्स फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, लाइमस्टोन जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है, कैल्साइट एंड सोपस्टोन सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट बाहर फेंका जाता है, और ये डस्ट एटमॉस्फेयर में मतलब जब रिलीज हो जाता है तो ये डस्ट कुछ समय के बाद में ग्राउंड पे ही डिपॉजिट हो जाता है, और एक लेयर वहाँ पे मतलब जम सी जाती है, लेयर सेचुरेट हो जाती है। और उस लेयर के कारण क्या होता है, उस लेयर के कारण इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है कि वाटर सॉइल के अंदर में सीप नहीं हो पाता है। अगर मान लो कि वाटर प्रॉपरली सीप ही नहीं होगा और ऊपर से ही वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, तो आगे जाके कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी। अगर उसमें डिफिशियंसी देखने को मिलेंगी तो वहाँ वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी डिक्लाइन होगी। नेचुरल वेजिटेशन में डिक्लाइन होगी तो वो लैंड बैरन हो जाएगी। लैंड अगर बैरन हो जाएगी तो ओपन लैंड में जो वेदरिंग होगी, तो वेदरिंग के कारण में लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर और दूसरा फैक्टर तीसरे फैक्टर के ऊपर में यहाँ पे डिग्रेडेशन करता हुआ आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज अ वेस्ट have become a major source of land and water pollution in many ways to solve the problem। तो यहाँ पे आज की डेट में देखो, जैसे जिस तरह एग्रीकल्चर और फार्मिंग का सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एग्रो केमिकल की इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है, और उसमें जो अलग अलग फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इनमें से निकलने वाले जो इन्फ्लुएंट्स है उनकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और लैंड इनफर्टाइल हो रही है। सो देखते हैं कि इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए। तो कंजर्वेशन मेथड्स पहले ही हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस की है, फिर भी एनसीईआरटी का डेटा क्या बोलता है आपका देख लेते हैं। ये फॉरेस्टेशन दैट इज फॉरेस्टेशन, उसके अपोजिट में ये फॉरेस्टेशन है, साथ साथ में ही लेके चलना है आपको। तो फॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है तो आपको ये फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, प्लांट पौधे लगाने पड़े, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करना होगा आपको, उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी कि वो जो लैंड है वो इरोड नहीं होगी। नेक्स्ट आफ्टर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो ये जो फिगर दिख रही है आपको, इस फिगर में देख पा रहे हो आप, तो शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, जो भी बाउंड्री होती है लैंड की, उस बाउंड्री में बड़े बड़े पेड़ लगा दो आप। तो उससे क्या होगी, जो विंड का जो फोर्स होता है कि उस फोर्स को यहाँ पे कम किया जाता है, स्पीड को कम किया जाता है, और उसके कारण उसके आगे वाले एरिया को बचाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट, राइट। So planting of shelter belt of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing, और जो sand dunes होती है वहाँ पे जो विंड चलती है तो उसके कारण वो सैंड जो होती है वो ब्लो होने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगती है। उसको रोकने के लिए उसके आजू बाजू में हमने थॉर्नी बुशेस को ग्रो करना चाहिए, उससे डिग्रेडेशन रोका जा सकता है अरिड एरियाज में, जहाँ पे मतलब वो बहुत कम वर्षा होती है, वो रेन होती है, उसको हम अरिड एरिया बोलते हैं। लेस देन 15 सेंटीमीटर की रेन को रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जो भी वेस्टलैंड है, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वेस्टलैंड के बारे में काफ़ी कुछ, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे वो यूज़ हो सकती है, कहाँ पे नहीं होती है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि लैंडस्लाइड होने वाले एरिया में माइनिंग को रोकना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जैसे कि मैंने अभी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात की थी,
वहाँ पे बहुत ही पॉइजनस और डेंजरस कंपोनेंट्स को ओपन लैंड में छोड़ दिया जाता है या वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और प्रॉपर टेस्टिंग भी होना चाहिए। और ये जो वेस्ट होते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ही कहीं पे छोड़ने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो मतलब डिग्रेडेशन है वो डिग्रेडेशन के रेट को हम कम कर पाएंगे। सो ये प्रॉब्लम जनरली हमको सब अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। सो इन दिस वे वी हैव कवर हियर the pattern of land use in India and what are the factors that affect the pattern of use pattern of land use pattern of India. And we have also studied here the report of 1960-61 uh, with comparison 2008-2009, and then after land degradation, their causes and conservative measures. So let's see homework. What is land degradation? What are the causes of land degradation? What are the conservative measures of land degradation? What are the effects of land degradation in our environment? ये अपने मन से लिखना है आप लोगों को, आपको पता है। What is the difference between soil and land? इसको भी आपको आपके मन से लिखना है, राइट। आगे आने वाले वीडियो में हम सॉइल को डिटेल में करने वाले हैं, राइट। सॉइल के कौन कौन से टाइप्स है और उसके बाद में सॉइल का भी कंजर्वेशन देखने वाले। तो आपको इसको सॉइल और लैंड को बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। एक्चुअली सॉइल इरोजन क्या होता है और लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके रखना है आपको। इसका डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझना है। सो आई होप कि दिस वीडियो will helpful for you. See you in the next video. So